Hi guys, today's topic of discussion is physiotherapy management of Bell's palsy, patient assessment. पहले हम लोग सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर लेंगे। पेशेंट का चीफ कॉम्प्लेन क्या रहेगा कि सुबह नींद से उठने के बाद पेशेंट सही से हंस नहीं पा रहा है, आँख सही से बंद नहीं कर पा रहा है और क्या रहेगा कि राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द फेस में पेन फील हो रहा है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री में। प्रेजेंट हिस्ट्री asymmetrical face with loss of forehead wrinkles, mouth drooping, and unable to close the eye. Past history, then हम लोग सर्जिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, फिर मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट का डायबिटीज और अदर्स डिजीज है कि नहीं है, फिर ड्रग हिस्ट्री पेशेंट अंडर मेडिकेशन है कि नहीं है, देन गो फॉर सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री। ये सब हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। पेन असेसमेंट, जनरली जो हमारा एक्सटर्नल ईयर ट्यूब है उसको फेशियल नर्व सप्लाई करता है। हाँ, सम पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ट्यूब इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व। तो उसके वजह से क्या होता है कि अराउंड और बिहाइंड द ईयर पेनफुल सेंसेशन फील होता है। अब जो पेन फील होता है उसका ऑनसेट सडन हो रहा है कि ग्रेजुअल हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। साइड साइड ये सब चेक करेंगे। एग्रीवेटिंग फैक्टर कब बढ़ जा रहा है पेन, रिलीविंग कब पेशेंट को रिलीफ फील हो रहा है, ये सब देखेंगे। और ऑन ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे कि इफेक्टेड साइड का टेम्परेचर देखेंगे, स्वेलिंग है कि नहीं है ये सब चेक करेंगे, फिर टेंडरनेस देखेंगे, स्पाज्म ऑफ द मसल है कि नहीं है ये सब चेक करेंगे। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे कि पेशेंट को हम लोग स्माइल करने के लिए बोलेंगे और क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या रहेगा कि absence of forehead wrinkles on the affected side of the face, absence of nasolabial fold, drooping of nose and mouth, affected side face is expressionless. Eye involvement, lag of thalmus. Lag of thalmus क्या है कि patient cannot fully close the eye. क्यों क्लोज नहीं कर पाता है? क्योंकि हमारा जो ऑर्बिकुलर ऑक्यूली मसल है वो पैरालाइज हो जाता है। अब उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम होता है, आई में इरिटेशन होता है और ड्राई आइज भी देखा जाता है क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड इफेक्टेड हो रहा है। देन आइज आर ओपन सो रिस्क ऑफ केराटाइटिस इंक्रीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया का चांस भी बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं बेल्स फिनोमेना में। बेल्स फिनोमेना क्या है कि जनरली हम लोग जब आँख को बंद करते हैं तो हमारे जो आईबॉल है वो अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स रोटेट्स करता है। तो एक एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कॉर्निया फ्रॉम इंजुरी और डैमेज। अब बेल्स पाल्सी पेशेंट में क्या होता है कि जो हमारा आईबॉल जो मूवमेंट है वो सही रहता है लेकिन हमारा आई सही से क्लोज नहीं हो पाता है ड्यू टू ड्रूपिंग ऑफ द लोअर आईलिड्स एंड पैरालिसिस ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली। ओके, अब आ जाते हैं सानीब्रुक फेशियल ग्रेडिंग स्केल में। तो इसका 3 कंपोनेंट्स है, रेस्टिंग सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ द वॉल्यूंटरी मूवमेंट एंड सीन काइनेसिस। रेस्टिंग सिमेट्री क्या है कि पेशेंट का जो एबनॉर्मल साइड है वो रेस्टिंग टाइम में हम लोग देखेंगे उसके साथ नॉर्मल साइड का कंपेयर करेंगे। और सिमेट्री ऑफ द वॉल्यूंटरी मूवमेंट क्या है, ये है बेसिकली एमएमटी फॉर द फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल मसल का एमएमटी हम लोग चेक करेंगे। और क्या है सीन काइनेसिस। सीन काइनेसिस मतलब क्या है कि voluntary contraction of the one muscle that causing involuntary contraction of other group of muscle। ओके, तो इसका रेस्टिंग जो सिमेट्री है उसका भी 3 पार्ट्स है। उसका हम लोग आई इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, फिर चीक इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, माउथ इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। तो उसका स्कोरिंग है, अब नॉर्मल रहेगा तो 0, अगर वाइड हुआ नैरो हुआ उसको 1 स्कोर दिया जाता है। ओके, चीक में भी वैसा ही नॉर्मल है तो 0, अब एब्सेंट रहेगा नेजोलेबियल फोल्ड एब्सेंट रहेगा तो उसको स्कोर दिया जाता है 2, ऐसे ही
स्कोर है सबका अलग अलग। माउथ के लिए अगर कॉर्नर ड्रूप कर गया उसका स्कोर है 1, तो इसका जो टोटल होता है उसके साथ हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाता है हम लोगों का रेस्टिंग सिमेट्री स्कोर। ओके, अब आ जाते हैं सिमेट्री ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट में। तो इसमें हम लोग फोरहेड रिंकल्स, जेंटल आई क्लोजर, ओपन माउथ स्माइल, सिनारी लिप पकड़, ये सब देखेंगे, ये सब मूवमेंट्स देखेंगे। हाँ, तो फोरहेड रिंकल्स मतलब कि फ्रंटल इसका हम लोग एमएमटी चेक कर रहे हैं। हाँ, और आई क्लोजर में ऑर्बिकुलस ऑक्यूली का चेक कर रहे हैं, ओपन माउथ में जाइगोमेटिकस का चेक कर रहे हैं, बक्सीनेटर का चेक कर रहे हैं, ये सब चेक करता है। तो अनेबल टू इनिशिएट मूवमेंट और नो मूवमेंट का उसको 1 स्कोर दिया जाता है, और इनिशिएट स्लाइड मूवमेंट्स को 2 स्कोर दिया जाता है। ऐसे स्कोर डिवाइड रहता है। हाँ, अब 1 है, 2 है और 3 है, इसके ऊपर भी बेस करता है, मतलब हमारा जो फेशियल एसिमेट्री है वो कैसा है, ग्रॉस एसिमेट्री है कि सीवियर एसिमेट्री है, मॉडरेट एसिमेट्री है। ठीक है, तो इसका जो टोटल स्कोर आता है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई किया जाता है, वो होता है वॉलंटरी मूवमेंट स्कोर। अब आ जाते हैं सिनकाइनेसिस में। सिनकाइनेसिस में क्या होता है कि 0 मतलब नो सिनकाइनेसिस और मास मूवमेंट, माइल्ड मतलब स्लाइडली सिनकाइनेसिस, देन गो फॉर मॉडरेट देन सीवियर। इसका जो टोटल होता है स्कोर वही होता है सिनकाइनेसिस स्कोर। अब जो हमारा कॉम्पोसाइट स्कोर होता है वो कैसे निकलता है, उसके उसको मतलब कैसे निकाला जाता है कि वॉलंटरी जो मूवमेंट स्कोर होता है उसको माइनस किया जाता है रेस्टिंग सिमेट्रिक स्कोर से, और माइनस किया जाता है सिनकाइनेसिस से। ठीक है, अब जो ये जो स्कोर है कॉम्पोजिट स्कोर, उसका रेंज होता है 0 to 100। 0 मतलब कंप्लीट फेशियल पैरालिसिस एंड 100 मींस नॉर्मल फेशियल फंक्शन। अब हम लोग नॉर्मल जो मसल फंक्शन है, वो हम लोग कर ये जो ग्रेडिंग स्केल है उसमें हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना आता है। तो नॉर्मल में आई मूवमेंट नॉर्मल होगा 0, फिर चिक जो नेजोलेबियल फोल्ड वो भी नॉर्मल होगा 0। अब माउथ भी नॉर्मल 0। तो इसको इसको मल्टीपल टोटल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0। अब हम लोग चेक करेंगे कि एमएमटी चेक करेंगे मसल का, फेशियल मसल्स का। अब सबका मूवमेंट कंप्लीट होगा तो 5, सबका 5 होगा, तो इसका टोटल आ जा रहा है 25। तो 25 को अगर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो स्कोर आएगा वो आएगा 100। अब हम लोग मतलब नॉर्मल केस में क्या होगा, नो सिंकाइनेसिस और मस मूवमेंट, तो इसका भी टोटल कितना होगा, 0 होगा। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है, 100 -0 तो स्कोर कितना आ रहा है 100। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल फेशियल फंक्शन। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोथेरापी मैनेजमेंट में। तो जेनरली मतलब स्मॉल जो फेशियल मसल्स है उसमें गैल्वानिक करंट यूज किया जाता है। कुछ केस है जिसमें नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए फेराडिक करंट भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब उसका जो रेंज रहता है 0 to 2 to 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है, उसके अंदर ही दिया जाता है पेशेंट को। अब ड्यूरेशन 10 to 13 मिनट्स डिपेंडिंग ऑफ द लीजन टाइप। For denervated muscle, 5 to 10 unidirectional and rectangular pulse per day with 30 to 300 ms pulse duration and 4 or more seconds between pulse are used. Motor points of facial nerves. Okay. अब हम लोग जो जो हमारा फेशियल नर्व का ब्रांचेस है, टर्मिनल ब्रांच, वो कौन कौन मसल को सप्लाई कर रहा है वो एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, टेम्पोरल ब्रांच। टेम्पोरल ब्रांच किसको सप्लाई कर रहा है, फ्रंटलिस को कर रहा है, ऑर्बिकुलस ऑक्यूली को कर रहा है, कोरुगेटर सुपरसिली को कर रहा है। जाइगोमेटिकस जो ब्रांच है उसको किसको सप्लाई कर रहा है,
ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली को सप्लाई कर रहा है, और बकल ब्रांच किसको कर रहा है, बक्सीनेटर को कर रहा है, लिवेटर को कर रहा है, नेजलिस को कर रहा है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस को कर रहा है, मैंडिबुलर ब्रांच किसको कर रहा है, मेंटालिस को कर रहा है। मोटर पॉइंट्स ऑफ द फेशियल नर्व। मोटर पॉइंट का मतलब क्या है कि सब मसल का एक एक पॉइंट है, मोटर पॉइंट, उसमें अगर उस जगह हम लोग पेन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये फ्रंटलिस का मोटर पॉइंट है, ये फेशियल नर्व का अपर ब्रांच का मोटर पॉइंट है, मिडिल ब्रांच का मोटर पॉइंट है, लोअर ब्रांच का मोटर पॉइंट है, ऑर्बिकुलर ओकुली के मोटर पॉइंट, यही सब मोटर पॉइंट में हम लोग पेन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब जो ये जो तो पेन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, इसके हेल्प से जो मसल है, फेशियल मसल, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब जब पेशेंट का कंडीशन वाइज वो कॉन्ट्रैक्शन होता है कि अगर मतलब माइल्ड प्रॉब्लम हुआ तो मतलब माइल्ड वीकनेस रहा तो उस केस में 10 से 15 कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, और अगर सीवियर केस रहा तो 15 करके 2 बार किया जाता है, 30 कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। ऐसे ही पेशेंट का कंडीशन वाइज मसल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट ये सब डोज वेरी करता है। अब आ जाते हैं लेजर थेरेपी में। Laser therapy is used in the treatment of Bell's palsy to reduce inflammation, promote healing, and improve the nerve function. Laser therapy involves the use of low-level lasers that emit light energy which penetrates the skin and stimulates the cellular activity. This can help to reduce the inflammation and promote the growth of new tissue, which can help to restore nerve function and improve the muscle strength. Additionally, laser therapy can help to reduce pain and discomfort associated with Bell's palsy. तो इसका डोज क्या होता है, जनरली 4 to 6 जूल पर पॉइंट फॉलो किया जाता है। ये भी पेशेंट का कंडीशन वाइज ये सब डोजिमेट्री फॉलो किया जाता है। अब आ जाते हैं क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ लेजर थेरेपी। तो हमारा बेल्स पाल्सी के पेशेंट में लेजर थेरेपी का क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, ओके, नर्व रीजनरेशन में हेल्प करता है, एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब जैसे अदर इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज में अल्ट्रासाउंड जिसका इंटेंसिटी 0 to 0.9 और ड्यूरेशन 5 to 8 मिनट्स कॉन्टिन्यूस मोड में एट 1 मेगाहर्ट्ज में यूज कर सकते हैं। और क्या यूज किया जाता है, इंफ्रारेड रेज यूज किया जाता है, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब यूज किया जाता है। अब आ जाता है एक्सरसाइज थेरेपी में। एक्सरसाइज थेरेपी में क्या है, फेशियल पीएनएफ, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन works by stimulating the nerves and muscle in the affected area, which can help to improve their function and reduce the symptoms of Bell's palsy. The exercise used in facial PNF are designed to target special muscle group and can be customized to meet the needs of each individual patient. By improving muscle strength and coordination, facial PNF can help to restore the normal facial function and improve the overall quality of life for individuals with Bell's palsy. Those are the facial PNF techniques. इसका भी डोजिमेट्री पेशेंट के कंडीशन वाइज वेरी करता है। अब आ जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन में। सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन ऑफ द फेस, उसमें क्या होता है कि इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, ओके, एंड इट हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज, मेंटेन्स हेल्दी इम्यून सिस्टम। फेशियल मसाज का टेक्निक क्या है, स्ट्रोकिंग है, फ्लूराइज है, फिंगर नीडिंग है, पेट्रिसेस है, स्किन रोलिंग है, हेकिंग है, वाइब्रेशन है। अब आ जाते हैं मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज टेक्निक, MLD techniques that helps to stimulate the lymphatic system and promote the drainage of excess fluid from the affected area. This can help to reduce the swelling and improve circulation, which may help to improve the function of the facial muscle and reduce pain and discomfort. MLD should be used in conjunction with other treatments such as medications and physical therapy to help manage the symptoms of Bell's palsy.
तो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज का टेक्निक्स कौन कौन है? सर्वाइकल चीन ड्रेनेज टेक्निक, मैंडिबुलर ड्रेनेज टेक्निक, ऑरिकुलर ड्रेनेज टेक्निक। तो MLD techniques, it is the another treatment for Bell's palsy patient। अब आ जाते हैं काइनेसियो टेपिंग में। काइनेसियो टेपिंग में क्या होता है कि इट हेल्प्स टू सपोर्ट द फेशियल मसल एंड इम्प्रूव देयर फंक्शन। ठीक है, ये क्या है कि ये है बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, स्प्लीन। ठीक है, बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी पेशेंट में स्प्लीन यूज किया जाता है। इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मतलब एक बेल्स पाल्सी का पेशेंट है, तो बिफोर यूज ऑफ स्प्लीन एंड आफ्टर यूज ऑफ स्प्लीन, जो आफ्टर यूज ऑफ स्प्लीन जो जो हम लोग जो सिम्टम्स देखते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो सिम्टम्स देखते हैं, वो आफ्टर यूज ऑफ स्प्लीन घट जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बेल्स पाल्सी का पेशेंट में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में रहता है, तो स्प्लीन कुछ कुछ केसेस में यूज कर सकते हैं, वो इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और फेशियल पाल्सी में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।